तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 199 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम ली और ली वॉन्डो के बीच में कुछ तो झमेला होता है जो कि हमें आज पता चलने वाला है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं प्री जनरेशन का टाइम, जहाँ पे किंग ऑफ बैगर्स एक जगह पे खड़ा होता है और पीछे से वॉइस ओवर आती है। जब अकाल पड़ा था और सारे लोग भूख से तड़प रहे थे तो उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने सबको लीड करा। वही वो बंदा था जिसने सारे भिखारियों को लीड करा, लेकिन फिर कोई ऐसा आया जो उसको सरपास करना चाहता था, उसको पीछे छोड़ना चाहता था। और वो दोनों बंदे एरा ऑफ रोमांस के थे। ऑब्वियसली वो दूसरा बंदा ली वॉन्डो होता है जो बार बार टॉम ली के सामने आके उसको फाइट का चैलेंज करता है ताकि वो टॉम ली को पीछे छोड़ सके, क्योंकि टॉम ली कहलाता था द किंग ऑफ बैगर्स। तो खैर ये दोनों अपने पंगे वंगे निपटाने के बाद साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। ली वॉन्डो हफ्सियों की तरह खाना पी रहा होता है और टॉम उसको कहता है, क्या वो काफी ज्यादा टेस्टी हो रहा है? ली वॉन्डो खाते खाते कहता है, चुप हो जा हरामजादे, आखिर फाइट के बीच में मिट्टी कौन फेंकता है? टॉम कहता है, ये बात बोल भी कौन रहा है जो अपने साथ पूरा पिछवाड़ा काटने का चापड़ लेके आया था? जो भी हो, अब लड़ना बंद कर और चुपचाप से मेरा चेला बन जा। हार में जा, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ। तुझे पता है ना, हम अब तक पूरी 5 बार लड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी तू बार बार मेरा चेला बनने के लिए रिजेक्ट क्यों करता है? तू हर बार मुझसे हार जाता है, उसके बावजूद भी बार बार मुझे चैलेंज करता है और कहता है कि मेरा सब ऑर्डिनेट तू नहीं बनना चाहता है। वो दरअसल बात यह है, खैर जाने दे, चुपचाप से खाना खा और अपना मुंह बंद रख, वैसे भी एक ना एक दिन तो तूने मेरे हाथ से मरना ही है। दरअसल ली वॉन्डो टॉम ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता, क्योंकि प्री जनरेशन के टाइम पे ताकत ही सब कुछ होती थी और ऐसे एक एरा के अंदर ली वॉन्डो के सामने एक ऐसा बंदा था जो उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसको पसंद कैसे कर सकता था। इसलिए टॉम ली वॉन्डो को कहता है, अच्छा चल ठीक है, तो मेरा दोस्त बनने के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तेरे लिए इतना तो काफी होगा है ना? वैसे भी मैंने इतना जिद्दी बंदा आज तक नहीं देखा जो बार बार मुझे चैलेंज करने आ जाता है, इसलिए कम से कम मैं तुझे अपना दोस्त बना सकता हूँ। मैं तेरे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। तू हरामजादे। जैसे ही ली वॉन्डो ये बात कहता है, रेस्टोरेंट में 2 बंदे भागते हुए आते हैं और कहते हैं, बड़े भाई आप ठीक हो ना? अब दोबारा से फाइट में हार गए हैं, मैंने सही कहा ना? अबे चुप हो जा, आराम से बोल, इतना चिल्ला क्यों रहा है? और ये जो दोनों बंदे होते हैं ली वॉन्डो के खास बंदे होते हैं जो फ्यूचर में भी उसके साथ रहेंगे। एक होता है बोंग योंग हो जिसको बाद में हेड ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, दूसरा होता है जियोंग टेयुन जिसको बाद में हेड ऑफ स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। ली वॉन्डो इनको बोल रहा होता है, चुप हो जाओ, इतना चिल्ला के मत बोलो कि मैं हार गया हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक औरत और लड़की के बीच की उम्र की स्त्री आती है और कहती है, जरा अपने आप को देखो, आखिर हम इस तरीके से कैसे जी सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दोबारा से खुद को चोट पहुंचा दोगे। या तुम ये लड़ाई झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते और कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे सच में जिंदगी चले? और ये ऑब्वियसली ली वॉन्डो को ये सब कुछ बोल रही होती है क्योंकि ये उसी की गैंग की होती है। इसका नाम होता है पार्क जिन म्यूंग। टॉम अपनी जगह से उठता है और जाते हुए इन सबको कहता है, तुम लोग सच में आपस में काफी अच्छे से रहते हो। खैर जो भी हो, तुमसे दोबारा से मुलाकात होगी। आज के खाने का बिल मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगली बार मेरे साथ कभी भी खाने आ जाइयो। और यही वो पल था जहाँ से इन दोनों के दोस्ती की शुरुआत हुई थी। ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में नहाते धोते हैं। और इनकी दोस्ती की खास बात ये थी कि ये एक दूसरे के दोस्त इसलिए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा ताकतवर कौन है और कमजोर कौन है, ये बात थी ही नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं था कि एक बंदा किंग ऑफ बैगर्स था इसलिए दूसरे बंदे को उसके अंडर में आना ही था, ये भी बात नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपना बराबरी का समझते थे, इसलिए ये दोनों बिल्कुल असली भाइयों की तरह रहते थे और ये एक फैमिली की तरह थे। और पानी से मच्छी पकड़ने के बाद दोनों उसको पकाते हैं, बैठ के खाते हैं। और टॉम ली वॉन्डो को कहता है, वॉन्डो तुझे क्या लगता है आगे दुनिया का क्या होने वाला है? क्या आखिर इससे तेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब इस दुनिया से है, तुझे नहीं लगता इसे थोड़ा सा बदलना चाहिए? तो हमेशा ऐसी बातें करता है, क्या तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ, मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और उन्हें फॉलो कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली टॉम की मुलाकात गैप्रियोंग किम लोगों से हुई थी जो दुनिया को बदलना चाहते थे, एक अच्छी जगह बनाना चाहते थे। और उन्होंने टॉम को ऑफर दिया था फिस्ट गैंग में शामिल होने का। ये सारी बातें सुन के वॉन्डो कहता है, आखिर तू बातों को इतना घुमा क्यों रहा है? अगर तू जाना चाहता है तो तू जा सकता है, भले ही तेरा फैसला कुछ भी हो, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ
मुझे भी कुछ सीरियस काम कर लेना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मजैंग डोंग चला जाऊँ और वहाँ पे अपना बहुत बड़ा लाइव स्टॉक का बिजनेस करूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ सालों बाद का सीन, जहाँ पे वॉन्डो एक कसाई बन चुका होता है और टॉम ली फिस्ट गैंग का एक ऑफिशियल बंदा बन चुका होता है। काफी सालों बाद टॉम वॉन्डो की शॉप में आता है उससे मिलने के लिए और वॉन्डो को देख के हंसते हुए कहता है, हा हा हा, अरे मेरा गरीब वॉन्डो, तू आज भी बिल्कुल भिखारियों जैसा लग रहा है। तो तूने कसाई का काम शुरू कर दिया, हाँ? और बता, तेरे अब तक कितने बाल झड़ चुके हैं सर के, और तू बिल्कुल भी नहीं बदला है पहले से। ये कह के ली वॉन्डो टॉम के गले लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से हंसते हुए दोस्तों की तरह बातें कर रहे होते हैं और ली वॉन्डो कहता है, और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? तूने मुझसे कहा था तू दुनिया को बदलना चाहता है या फिर ऐसा ही कुछ? हाँ वॉन्डो, वो काम ठीक चल रहा है, और हाँ, आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहीं से गुजर रहा था। ये लोग मेरे साथी हैं, इनको हेलो कह। दरअसल टॉम के साथ मिस किम और गैप्रियोंग किम भी यहाँ पे आए होते हैं। मिस किम एक स्माइल के साथ वॉन्डो को कहती है, हेलो, मेरा नाम किम योन्यू है। ओए वॉन्डो, उनका जवाब दे, वो है मिस किम। और इसी पल से सब कुछ की शुरुआत होती है, यानी कि शुरुआत होती है सारी तबाही की जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। इसके आगे अभी हमें चीजें बताई नहीं गई है, लेकिन चीजें साफ हैं। वॉन्डो जरूर मिस किम का दीवाना हो गया होगा और टॉम उसका पहले का दीवाना है, और जब दो दीवानों की दीवानगी टकराई तो कईयों की जान गई, जैसे कि फुजिमोरी ताकातोरो। और मिस किम की पावर देख रहे हो तुम, एक हेलो कह के वॉन्डो को दीवाना बना दिया। और आप में से भी काफी सारे लोग कमेंट्स के हिसाब से जो मैंने पढ़े हैं, मिस किम को नंबर 1 में रखते हो पीटीजे यूनिवर्स में। सच में लड़कियों के पास काफी खतरनाक पावर्स होती हैं, लेकिन Genjutsu of that level doesn't work on me. इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे जोहान और दूसरा लौंडा जिसको किडनैप कर रहे थे दोनों बंधे पड़े होते हैं। यानी कि जोहान वॉन्डो की बात मान गया था चुपचाप से उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि उसको उससे टॉम ली की वाइब्स आ रही थी। वैसे जोहान किसी की बात मानता नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं कैसे मान ली इसने। ली वॉन्डो जोहान को कहता है, तो डॉग्यू ली की कंपनी का सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय है मैनेजर बोंग, तुम इन लोगों के ऊपर नजर रखो, मैं हमारे बाकी के मेहमानों का स्वागत करता हूँ। वैसे भी एक कायर के साथ हमें कायरता से ही पेश आना चाहिए, मैं अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। ये कहते हुए वॉन्डो यहाँ से चला जाता है और बोंग योंगो जोहान लोगों के साथ बैठ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने वैसे कुछ गलत नहीं करा है। ली डॉग्यू, ये नाम सुन के बॉस का हमेशा दिमाग खराब हो जाता है। हमारे बॉस के साथ ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे ये मेरी पर्सनल सोच है, लेकिन जो लोग प्री जनरेशन के टाइम के हैं, वहाँ के एक मामूली लौंडे ने भी अपनी जिंदगी में हजारों बार फाइट्स करी होंगी। वो एरा सच में बहुत ज्यादा बेरहम था, और उस एरा में रहने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जनरेशन से घुल मिल नहीं पाए हैं। वो लोग इस जनरेशन से पीछे रह चुके हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है अनगिनत धोखे और काफी सारे बहाने। यानी कि इसका कहने का मतलब है वॉन्डो को धोखे मिले हैं, और ऑब्वियसली अगर ये ऐसा बोल रहा है तो उसे टॉम ली से ही धोखे मिले होंगे। और दूसरी तरफ जब टॉम को पता चलता है इस सब में ली वॉन्डो इन्वॉल्व है, तो टॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं। और बोंग योंगो अब भी बोल रहा होता है, हमारे बॉस एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ऐसी चीजों में अपना वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद करा है, लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा चोटें ना आए। और हाँ, वैसे जो तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा था वो मैंने कहीं और फेंक दिया है, इसलिए तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद करने आने वाला है। बस चुपचाप से यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहो और फालतू का बखेड़ा खड़ा मत करना। लेकिन जेम्स बॉन्ड के पिताजी मैनेजर किम हमेशा हर चीज से एक कदम आगे रहते हैं। जेम्स बॉन्ड के फैन इस बात से ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैनेजर किम यहीं पे खड़े होके ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। दरअसल मैनेजर किम को शक था कि ये तो होने ही वाला है, और जो नॉर्मल ट्रैकर जोहान या फिर दूसरे लौंडे के ऊपर लगाया जाएगा उस ट्रैकर को हटा दिया जाएगा। इसलिए मैनेजर किम ने जोहान को एक ट्रैकर दिया होता है और कहा था कि इसको घूट ले, क्योंकि अगर हालात खराब हुए तो मैनेजर किम इस ट्रैकर के जरिए जोहान को ढूंढ सकते हैं। जोहान को ट्रैकर घूटने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही होती है, इसलिए मैनेजर किम उसको कहते हैं हम तेरे एंकल में लगा देते हैं ट्रैकर। लेकिन उस वाले ट्रैकर को कोई भी दुश्मन किसी की टांग काट के ही बाहर निकालता है। इसलिए जोहान के पसीने छूट जाते हैं और कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसे घूटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है। मैंने तुझे ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम छुप के जोहान शियोंग को देख रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं, जोहान बिल्कुल मिंजी की ही उम्र का है, इसलिए अगर मैं सारी बातें साइड में रखूं तो इसको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिम्मेदारियां किसको कहते हैं। और इसीलिए मैंने इसको कहा था कि तुझे ही इस मिशन को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि तूने ही इसको बिगाड़ा है। लेकिन क्योंकि ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे इसकी चिंता हो रही थी, और इसीलिए
मैं किसी ऐसे को भेजूंगा जो जोहान की मदद करेगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी वाइट वॉन्डो के लोगों से लड़ रहा होता है, वहाँ पे अचानक से एक टाइकोंडो वैन आती है। ऑब्वियसली ये हानशो शियोंग की टाइकोंडो वैन होती है और मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये टाइकोंडो वैन कौन लेके गया है और क्यों लेके गया है, और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सच होती है और उसी के मुताबिक अभी वैन में होता है टेहुन शियोंग, जिसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और साथ ही में हमें मैनेजर किम की वॉइस ओवर आती है। जोहान, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए किसी ऐसे को भेजूंगा जिसे तुम्हारी ही तरह ये सीखने की जरूरत है कि जिम्मेदारियां किसे कहते हैं। अभी बी कंपनी में खबर पहुंच चुकी होती है, अचानक से यहाँ पे एक टाइकोंडो वैन आ चुकी है, लेकिन टेहुन को उसकी परवाह नहीं होती। टेहुन तो जोहान को ट्रैक करता हुआ इधर आ रहा होता है और खुद से कहता है, अच्छा तो वो हरामजादा जोहान शियोंग यहाँ पे है। कुत्ते, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू इस बार जिंदा ना बचे। और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, तुम हमेशा सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। ऐसे भी वक्त आते हैं जब तुम्हें कोई ऐसा साथी चाहिए होता है जिसके ऊपर तुम यकीन कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था जोहान। तुम्हारी ये एक ऐसी मुलाकात होगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए तुम दोनों को साथ में मिलके लड़ना होगा। इतने कम समय के लिए जो तुम साथ में मिलके लड़ोगे उससे तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही अलग लेवल पे होगी। दूसरी तरफ सारा सिन टॉम को हैरान होके कहती है, क्या सर आपने अभी क्या कहा? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? टॉम काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैं अपने तरीके से माफी मांगने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।